हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी, एंड आई एम एक्स असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड आई एम ऑल्सो बेस्ट सेलिंग ऑथर फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन बुक्स। और आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। और ये जो सेशन है, इसमें मेरे एक जो स्टूडेंट है, जिन्होंने जो हर किसी का, हर एक स्टूडेंट का, स्पेशली डिफेंस एस्पायरेंट का जो सपना रहता है, जिनका सपना अभी बहुत ही जल्दी पूरा होने जाने वाला है। ऐसा जो सपना, जो जब भी कोई आर्म फोर्सेस में जाने का सपना देखता है, ऑफिसर बनने का सपना देखता है, तो वो सपना उनका पूरा होने जाने वाला है बहुत ही जल्दी। वो अभी जल्दी ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाले हैं। एंड आज हमारे साथ शामिल है यहाँ पे संदीप सौरभ सर। संदीप मिश्रा भी, इनका पूरा नाम संदीप सौरभ मिश्रा है। तो इनका मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। ये हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। एंड इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मतलब बहुत मेहनत करके यहाँ पे उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल किया है। ऑल इंडिया रैंक 19 इन यूपीएससी सीएपीएफ 2021 एग्जामिनेशन, जिसका रिजल्ट इस साल 2023 में रिलीज हुआ था। 19 रैंक से पूरे भारत में ये अव्वल आ गए हैं। और इनका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया का टॉप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसको बोला जाता है, इसमें इनका असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि एक क्लास 1 गैजेटेड कमीशन ऑफिसर रैंक है, जो सारे के सारे परमानेंट कमीशन होते हैं, उसमें इनका सिलेक्शन हो चुका है। सो आई वेलकम संदीप सर इनटू दिस सेशन। वेलकम संदीप जी। थैंक यू सर। एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और सर, आपने ही सिखाया था, तो सर आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यू हैव हेल्प मी अ लॉट। एंड उसके बाद भी सर, अभी भी मतलब यू आर इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी जब जब स्टूडेंट अपना कोई अपने गुरु के पास, गुरु के लेवल में चला जाना शुरू होता है, तो जो टीचर को हैप्पीनेस होता है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा संदीप जी के बारे में। इनका सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 19 ही नहीं है। इनका जो पेपर 1 जो रहता है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें ऑल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 187 मार्क्स आउट ऑफ 250 ये लेके आ चुके हैं। बहुत ही बड़ी महारत है। So I congratulate him, and as a former member of Central Industrial Security Force, I wholeheartedly welcome him to the Central Industrial Security Force. थैंक यू सर। ओके। तो संदीप, मुझे बताइए कि आपका प्रिपरेशन कैसे रहा, कहाँ से स्टार्ट किया, और ऑफिसर बनना है या आर्म फोर्सेस में जाना है, ये आपने कब सोचना शुरू कर दिया? सर 2019 में सर मेरा फाइनल ईयर मतलब वो आ गया था कॉलेज का। तो सर उसी टाइम में मैंने सोचा कि मेरे को सिविल सर्विसेज या सीएपीएफ के तरफ झुकाव मेरा उस टाइम में सर बना, क्योंकि सर एक एलुमनाई जो थे हमारे, तो हम्म। वो फॉरेस्ट सर्विस में थे। तो मैंने उन्हें अपना इंटरेस्ट बताया, तो उन्होंने बोला कि सीएपीएफ करके है और आईपीएस, मतलब ये दोनों में मेरे ये इंटरेस्ट लाई कर रहे थे। तो उन्होंने ही बोला कि यू गो फॉर द बोथ द एग्जाम्स। एंड लेकिन सर जब 2020 में मैंने एक साल प्रिपरेशन करके दिया, तो सर मेरा रिटर्न हो गया था। बट सर और सर फिजिकल और इंटरव्यू भी दिया था मैंने उस साल। और आपका सर मैंने पेपर 2 का कोर्स लिया था उस बार, मतलब 2020 में। तो सर मेरा सर उसमें रिटर्न निकल गया पहले अटेम्प्ट में। और पूरा सर जर्नी ऐसा था कि पेपर 2 में ठीक ठाक नंबर थे सर, लेकिन पेपर 1 में बहुत कम नंबर थे, मतलब जितना अच्छा। रिकमेंडेशन गया है जनरल में। तो सर फिर मैंने आपके वो साइंस के वीडियोस देखे सेकंड अटेम्प्ट में। और 2021 में फॉर्चुनेटली सर मेरा इसमें हो गया। और सिविल्स में सर 20 में ही मेरा नहीं हो पाया था प्री। तो मैंने सोच लिया था कि इस बार पूरा सीएपीएफ को देना 2021 में। तो सर मैंने पूरा होल हार्टेडली 21 का अटेम्प्ट सीएपीएफ को दिया था सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग जर्नी। मतलब आपने पहले अटेम्प्ट में रिटर्न एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लिया था, और दूसरे अटेम्प्ट में जो भी कुछ कमियां रह गई होगी, जो भी कुछ खामियां रह गई होगी, उसको आपने कंप्लीट कर लिया। आप संदीप जी बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर मैं जमशेदपुर का हूँ सर, झारखंड। झारखंड से। तो आपका पूरा मतलब बचपन से स्कूलिंग से लेके सब कुछ झारखंड में, वहाँ पे जमशेदपुर में ही हुआ है?
सर मेरा झारखंड में ही हुआ है सर, स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक। और सर मेरा टेंथ टेंथ जमशेदपुर में हुआ था सर, 11 12 घाटशिला में, और फिर सर मेरा रांची में हुआ था सर ग्रेजुएशन। तो सर यही अच्छा। मेरी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक। उसके बाद मैं ओके। फिर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जुट गया। अच्छा, झारखंड से आपको कुछ आइडिया है उस साल मतलब 2021 के एग्जामिनेशन में सीएपीएफ में कितने लोग सिलेक्ट हुए थे? सर दो दो लोग हुए हैं सर, एक और उसका भी सीआईएसएफ मिला है, हाँ हाँ। धनबाद का है एक लड़का, और मेरा हुआ है सर। वो ऑल इंडिया रैंक ओके। 15 है और सर मेरा 19 है। ओके, ग्रेट ग्रेट। मतलब पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में सिर्फ दो लोग उस साल एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए हैं। तो आपको कैसे लगता है जब आपका रिजल्ट आया था तो कैसे लगा था आपको, कैसा फीलिंग था आपका? सर एक्सपेक्टेड तो था कि लिस्ट में आ जाएंगे सर, क्योंकि पेपर 1 और 2 और आपके गाइडेंस से इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया था। तो सर लग रहा था कि मिल जाएगा, बट सीआईएसएफ मिलेगा सर आइडिया नहीं था सर। क्योंकि सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वो इंटरव्यू भी ऐसा सर बहुत खास नहीं गया, तो लग रहा था कि नहीं सीआरपीएफ भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। बट सर गॉड के ग्रेस से, और सर उस दिन सर मेरा इंटरव्यू था डीएफओ का सर, डिप्टी फील्ड ऑफिसर जो होता है हम्म आरएनएडब्ल्यू में। सर उसमें हम्म सर 2020 के हिसाब से मेरा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वहां पे। और हम्म। सर सेम डे 3 जून को सर मेरा ये था, और 2 जून को रिजल्ट आया। तो सर फॉर्चुनेटली सर लिस्ट में नाम आ गया, तो उसको देना ही नहीं पड़ा। और सर गुड। मैं कलकत्ता में था सर उस टाइम में। तो फिर बैक आया, और 19 देख के सर सब कुछ सर सही रहा। मतलब जो जर्नी तो काफी लंबा हो गया सर, क्योंकि 2020 से लेके 23 में जून में जाके रिजल्ट आया। तो सर जर्नी तो टीडियस था, बट सर फॉर्चुनेटली सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अच्छा, वही पीरियड में कोविड भी आया था, बहुत सारे लोग घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे थे एंड थोड़ा सा अनसर्टेनिटी पे आ रहा था एग्जाम होगा नहीं होगा। ये टाइम पे आपने अपना अपना टेम्पर जो है, अपने आप को काम कैसे रखा और प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी डिजाइन कैसे किया, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते और ज़्यादा कुछ करने के लिए स्कोप नहीं है। वो टाइम पे आपने अपना अपना जो इमोशनल मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो किस तरह से किया? सर 2020 वाले अटेम्प्ट से सर मेरे को बहुत मतलब कि होप मिला था, क्योंकि सर पेपर 2 में मेरे उस बार भी 90 के आसपास नंबर थे। तो सर मेरे को आइडिया था कि पेपर 2 में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया नहीं जा सकता। और पेपर 1 में सर मेरे 120 के आसपास नंबर थे फर्स्ट बार में। तो सर मेरे को लगा था कि एटलीस्ट इसको 150 160 तक किया जा सकता है। तो सर कोविड के टाइम में मैंने सर घर में ही, जैसे आपका आपके 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाते थे उस टाइम में। तो सर मैं आपके पेपर 2 का भी क्लास लेता था, और एक पांडा करके सीरीज चलता था आपका सर करंट अफेयर्स का। ये दोनों तो मैं एकदम मस्ट लेता था। और बाकी टाइम में सर मैं पेपर 1 के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थोड़ा सा पढ़ लिया था मैंने, तो स्टैंडर्ड बुक को रिवाइज करके, और आपने जैसे बोला था कि टेस्ट कंटिन्यू देना हर सैटरडे संडे, तो उसको मैंने कंटिन्यू करा सर। तो पूरा मेरे को कभी भी जर्नी में ये नहीं लगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर एफर्ट डेली लग रहा था, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा करके। तो सर मेरे को डाउट नहीं आया कभी कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अपना 100% देना है। तो इसीलिए सर पूरा जर्नी थोड़ा सा स्मूथ हो गया। और मम्मी पापा भी थे, तो जब भी इमोशनली थोड़ा ब्रेकडाउन होता था, तो वो लोग भी सपोर्ट कर देते थे आके। तो सर कोविड टाइम में यही रहा सर। तो अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं अभी, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे कि ये जो जर्नी है, ये जो टीडियस जर्नी है, तो ये इमोशनल मैनेजमेंट किस तरह से करना है, शेड्यूलिंग किस तरह से करना है? सर मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप 8 आवर्स डेली दे रहे हो कंसिस्टेंटली, तो सर रेस्ट रेस्ट एश्योर्ड है कि यू विल बी इन द लिस्ट। बट वही है कि सर वो आपको कंटिन्यू देना ही पड़ेगा। मतलब जिस दिन आपको डाउन लग रहा है, आप 4 घंटे 5 घंटे दे दो। जिस दिन आपको अच्छा लग रहा है उस दिन आप बढ़ा लो, लेकिन वो एवरेज सर 8 आवर्स के अराउंड स्टडी चाहिए सर। क्योंकि सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, रिसोर्सेस का एक्सेस सबको मिल चुका है रिमोट से रिमोट एरिया में। तो सर कंपटीशन अब बढ़ेगा ही, अब कम नहीं होने वाला है। तो सर इसीलिए अब ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऑफलाइन कर रहा है तो उसको मतलब एडवांटेज हो, जो ऑनलाइन। सर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि सर मेरे को लगता है कि वही
चीज जो एक है, जो हम लोग को या तो पास करवा देती है एग्जाम में या फेल करवा देती है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ये आपको क्या लगता है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ये जो करियर है उसमें अपॉर्चुनिटी है, और ये असिस्टेंट कमांडेंट रैंक है, अभी आप प्राउडली उसको ज्वाइन करने के लिए जाने वाले हो इन इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट एलिट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या ख्याल है, कैसे आपको लग रहा है? सर फर्स्ट तो सर वो जो फीलिंग है वो मतलब शुरू में तो 1-2 महीने संकेन ही नहीं हो रहा था वो फीलिंग, हम्म, क्योंकि पापा मम्मी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हो गया है। लेकिन वो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संकेन, क्योंकि सर अब ट्रेनिंग का टाइम आ रहा है। और दूसरा चीज है कि सर अभी जैसे अभी तो हमारा ट्रेनिंग नहीं हुआ है, पर अभी जहाँ भी जाते हैं, जैसे हमारा अपॉइंटमेंट लेटर के लिए सर वो सेकेंड रिजर्व बटालियन CISF रांची में बुलाया था उन्होंने। तो सर वो जो एक इंस्पेक्टर सर थे, तो वो अभी से सर करते हैं, मतलब वो जानते हैं कि आप 1 साल बाद आएंगे सर, तो आप ये इंटरेक्शन याद रखिएगा। तो सर मतलब रिस्पेक्ट बहुत मिलता है यूनिट में। और सर उसके बाद अभी तो सर हम लोग का ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, अभी मतलब कमीशन होना, अभी पोस्टिंग होना बच्चा है, पर फिर भी सर अभी से ही वो एक ट्रीटमेंट मिलने लगता है ऑफिसर वाला। तो सर ये एक चीज थोड़ा अलग आया है। और सर बाकी सोशल सोशल एंगल से भी सर थोड़ा अलग चेंज हो जाता है, मतलब आपके फादर मदर इनको सर अलग से रिस्पेक्ट मिलने लगती है, मतलब पहले भी मिलता होगा, बट सर होने के बाद फिर एक अलग वो हो जाता है, जैसे उनके भी वर्क प्लेस में उनको थोड़ा अलग नजरिया से देखते हैं। तो सर ये बहुत फुलफिलिंग होता है, अगर आपके डैड मॉम अगर आपके चलते खुश हैं या उनको कुछ हम खुशी दे पा रहे हैं, तो सर ये बहुत अलग मिलता है फीलिंग। ऑसम ऑसम। तो आप मतलब रिजल्ट आने के बाद कहीं पे बुलाया गया था, आपका फेलिसिटेशन वगैरह तो हुआ होगा? हाँ सर, सर मैं दिल्ली में था, तो वहाँ राकेश निखत सर जो डिप्टी कमांडेंट है CISF में, उन्होंने एक फेलिसिटेशन ये किया था, तो वहाँ गया था सर। और उसके बाद मेरे स्कूल के तरफ से मैं मुझे 3 बार बुलाया गया है सर, मतलब हम्म। एज अ चीफ गेस्ट डिफरेंट डिफरेंट इवेंट में। जैसे 26 नवंबर लास्ट में NCC डे था, तो वहाँ उन्होंने बुलाया था। तो डिप्टी कमांडेंट सर जो CRPF के हैं वहाँ पे, वो भी आए हुए थे सर, तो वहाँ एक बार वहाँ बुलाया गया था, फिर एनुअल डे में बुलाया गया था। तो सर इस तरह से, और कॉलेज में भी 2-3 बार बुलाया गया था। तो सर ये मतलब सही था सर, मतलब एज ए एलुमनाई एज ए स्पेशल गेस्ट आपको ट्रीटमेंट थोड़ा अलग मिलने लगता है सर। ग्रेट ग्रेट ऑसम। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई का बातें करते हैं। तो जो जो स्टूडेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने पेपर वन में आपने जैसे कहा आपके पहले अटेम्प्ट में 2020 में मार्क्स थोड़े से कम आ गए थे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में वो थोड़े से कम मार्क्स से लेके आप इंडिया में हाईएस्ट मार्क लेने तक आके पहुंचे 187। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। तो आपने वो जो गैप है, ये जो थोड़ा सा कम रहना, वहां से लेके इंडिया में हाईएस्ट मार्क लेके आना, आपने ऐसे स्ट्रेटेजी में क्या एग्जैक्टली चेंज किया? आप एक एक सब्जेक्ट को ध्यान में रख के बता सकते हैं क्या प्लीज? यस सर, यस सर। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेन फोकस था रीडिंग पे सर, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्या था कि स्टैंडर्ड बुक 2-3 बार पढ़ लो ताकि रिमेम्बरेंस हो जाए और एग्जाम में इजी हो। बट सर एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि विदाउट गिविंग मॉक्स, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक्स, आजकल ऐसा हो गया पेपर कि थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इवन आप 6 बार भी पढ़ के जाओगे और आपने मॉक प्रैक्टिस नहीं करा है उस सब्जेक्ट पे, तो आपको इशू आने लगता है। तो सर पहले बार मैंने क्या किया था कि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ा था मैंने, वो भी 2-3 बार पढ़ा होगा मैंने, और चला गया था मैं एग्जाम देने। तो वहाँ हम्म। कोई 60-70% क्वेश्चन ठीक हुए थे मेरे फर्स्ट बार में। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सर सिर्फ पॉलिटी के सेक्शनल मॉक दिए हैं 9-10। और ओके। इसके अलावा मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाला जो बुक है, जो आप बोलते हो रिकमेंड करते हो सर, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो ये लिबर्टी फ्रेटर्निटी, ये जो डेफिनेशन वाले पार्ट हैं, ये मेरा कवर हो गया वहां से सर। तो इससे सर मेरा पॉलिटी में ऑलमोस्ट 80-90% सर ये हो गया, मतलब 80-90% क्वेश्चन करेक्ट हो गए। करेक्ट हो फिर गया, सर correct। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक लैक्यूना था सर कि मैंने रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट वो थोड़ा राइटली लिया था, तो उसमें सर मेरे अराउंड 50% ही करेक्ट हो रहे थे। बट सर अच्छा। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने
थोड़ा सा उसको ज्यादा फोकस किया, क्योंकि सर मैथ्स और रीजनिंग की टफनेस जो है उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। सेकेंड बार प्रैक्टिस भी थोड़ी अधिक की थी, तो उससे सर क्या हुआ, बढ़ गए मेरे उसमें भी मार्क्स बढ़ गए, मतलब उसमें भी 80-90% अराउंड मार्क्स आने लगे। तो गुड सर, गुड गुड। और दूसरा चीज है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं था सर सेकेंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जैसे इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया था। फिर सर जो जो सब्जेक्ट थे, जैसे हिस्ट्री है सर, उसमें मल्टीपल रिवीजन चाहिए, पर हम्म। पहले अटेम्प्ट में मैं उतना रिवीजन भी नहीं कर पाया, मॉक भी नहीं दे पाया। तो ये सारे हम्म। चीज सर मैंने फिर इम्प्रोवाइज करा सेकेंड अटेम्प्ट। आपका हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी कैसे था? हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आई एम श्योर कि आप जब प्रिपरेशन करते होंगे आपको भी ऐसे लग रहा होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है नहीं समझ में आ रहा है। तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट जो हिस्ट्री के लिए जो कंफ्यूजन रहता है ना, उसके बारे में आप क्या सजेशन दोगे और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? सर हिस्ट्री में सर ऐसा है कि हिस्ट्री सर भूल भुलैया की तरह है, कि आप अगर ज्यादा घुस गए तो भी आपका दिक्कत है, आप बिल्कुल पढ़ के ना जाओ तो भी दिक्कत है, क्योंकि सर क्वेश्चंस आते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हिस्ट्री में स्कोर नहीं कर रहे हो तो फिर सर आप ओवरऑल फिर थोड़ा पीछे हो जाओगे, क्योंकि सर मिडिवल मॉडर्न मिला के अगर 20-25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपको 12-13 तो आने ही चाहिए। तो हिस्ट्री में सर मैंने क्या किया था कि जैसे आपने ही बोला था कि सर सिंगल सोर्स अप्रोच, मतलब सिंगल सोर्स अप्रोच होना चाहिए कोई भी का। तो सर मैंने हिस्ट्री में जो तमिलनाडु थी वो पहले अटेम्प्ट में पढ़ रखा था। हालांकि उससे हम्म। रिजल्ट उतना खास नहीं मिला सर, क्योंकि हम्म। क्वेश्चंस तो ज्यादा एनसीईआरटी से आते हैं, मतलब अगर आप एनसीईआरटी। सीपीएफ पैटर्न देखो तो एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने उसको पहले पढ़ रखा था, तो सर मैंने उसको ही 3-4 बार दोबारा पढ़ा सेकेंड अटेम्प्ट में। बट सर मैंने मॉक्स बढ़ा दिए, मतलब जैसे हम्म। मिडिवल मॉडर्न इसके मैंने मॉक्स लाया, मैं सॉल्यूशन को उसको 3-3 4-4 बार पढ़ लेता था, जैसे टेस्ट दिया मैंने उसके सॉल्यूशन को 3-3 4-4 बार पढ़ता था, तो मेरे गलत होने के चांसेस कम हो जाते थे हिस्ट्री में। हम्म। और सर हिस्ट्री को मैंने ऑनेस्टली थोड़ा कम ही टाइम दिया एज कम्पेयर टू पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। बट मैं सर छोड़ के नहीं गया था, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा एंशियंट का पार्ट मैंने छोड़ दिया था, बट सर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये गलती नहीं की, तो सर उस पे फिर थोड़ा सा बेनिफिट हो गया मेरे को सर। ओके। ग्रेट ग्रेट। और ज्योग्राफी के लिए आपका स्ट्रैटेजी कैसे था? सर ज्योग्राफी में सर जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, मतलब 12th की तो ना के बराबर, 11th की जो पहली फिजिकल और सर इंडियन ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है, उसको मैंने पहले सर 3 या 4 बार बुक को कवर करा। उसमें मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि क्या क्या चीज में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सर क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में मेरे को दिक्कत हो रही थी सर दोनों में। तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि सर फ्री लेक्चर्स आते, और मैपिंग, सर मैपिंग में भी मेरे को थोड़ा इश्यू हो रहा था कि मतलब किस तरह से मैं डील करूं। तो सर यूट्यूब में अन अकेडमी के एडुकेटर हैं सुदर्शन गुर्जर सर, तो उनकी सर हम्म। मैपिंग की बहुत अमेजिंग फ्री क्लासेस है। तो आप अगर 7 से 8 शाम में अगर आपके पास टाइम हो, तो आप अगर 1 घंटा भी दे देते हो तो हम्म। ज्योग्राफी आपका बहुत सॉलिड हो जाता है। तो सर मैंने ये थोड़ा सा अलग किया, मतलब बुक अप्रोच में ना जाके वहां मैंने थोड़ा एडुकेटर से हेल्प लिया। और सर मॉक तो वही है कॉमन, मॉक तो आपको देना ही पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, क्योंकि सर आप हम्म। मॉक नहीं दे रहे हो तो खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि हम्म। सर वो ऐसा है कि दृष्टि, मतलब कोई भी आप चैनल देख लो, उसमें डेली 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू टाइप के, तो आप एमसीक्यू डेली सॉल्व करो, उसमें आपके 15-20 मिनट जाते हैं। बट उसमें ऐसा होता है ना सर कि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आती है हमारी, बढ़ता है, और हम करेक्ट। सोचते हैं कि पढ़ के ही हम सारा चीज क्रैक कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है सर एक्चुअली एग्जाम में। और करंट अफेयर्स आपने कितना दिनों का कवर किया था? कैसे कवर किया था? और सर करंट में तो मैंने आपके जो मैगजीन आते हैं मंथली वाले, वो हम्म। वो आपके वो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाते थे, मैं उसको पढ़ता था, 2 बार 3 बार पढ़ लेता था। और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स में सर बहुत ज्यादा मेरा ये नहीं था। मैं सर ऑल इंडिया रेडियो करके है, वो 15 मिनट का रात में आता है डेली, तो वो मैं हम्म। सुन लेता था सर। बस यही 2 चीज मैंने ये करी, और लास्ट में सर मैंने 2-3 मॉक दिए थे। करंट अफेयर में बहुत ज्यादा मॉक भी नहीं दिया था मैंने, क्योंकि ओके। करंट ऐसा आता है सर कि या तो आपके उससे कवर हो जाएगा, और नहीं तो फिर मैं छोड़ के आऊंगा, क्योंकि सर ओके। उसमें नेगेटिव का बहुत अधिक चांस होता है। तो ये निगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, पहला अटेम्प्ट में भी थोड़ा सा रीडिंग आपका हो ही गया था,
एक्यूरेसी बढ़ाना, बहुत सारे लोगों का निगेटिव में बहुत ज्यादा स्कोर आता है, तो उसको आपने कैसे डील किया? सर मतलब फर्स्ट ईयर में जब मैं मॉक दे रहा था तो मेरे 110, 115, 120 आ रहे थे पहले बार में भी सर। हम्म। लेकिन जब सेकेंड बार है मैंने सर अटेम्प्ट बढ़ा दिए, मैंने रीडिंग भी बढ़ाई और अटेम्प्ट भी बढ़ाए, नंबर ऑफ ओके। क्वेश्चन। मैं अटेम्प्ट सर हम्म। कम करता था पहले बार, मतलब जैसे 125 क्वेश्चन है तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ 90, 95 ऐसा करता था मैं अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट सर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपना रीडिंग जब बढ़ाया, जब कवरेज मेरी बढ़ गई ज्यादा सब्जेक्ट की, तो ऑटोमेटिकली 100+ क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट होने लगे। अटेम्प्ट होने और लग गए, करेक्ट। अटेम्प्ट होने लगे तो सर जैसे जैसे आप मॉक देते हो तो मॉक में जो गलतियां होती है हम उसको ओवरलुक कर देते हैं। जैसे हमने टेस्ट दिया आज, हमारे मान के चलिए आप सर 25 क्वेश्चन गलत हुए तो हम उसको छोड़ देते हैं, बस पढ़े आगे बढ़ गए। लेकिन सर मैं एक नोटबुक बनाता था और उसमें मैं सारा लिख लेता था कि इस टॉपिक से मेरे को दिक्कत हो रही है, और उसको फिर सर जब नेक्स्ट बार एग्जाम देता था तो उन टॉपिक्स को मैं जो लिखा रहता था उसको पढ़ लेता था, दोबारा मेरे को गलती नहीं करना, ये मैंने सोच लिया था सर कि अगर मैंने मॉक में गलती करा है किसी क्वेश्चन तो रियल एग्जाम में मेरा वो गलती नहीं होना चाहिए। तो सर इस पे मैंने थोड़ा स्पेशल अटेंशन दिया, तो शायद इसके वजह से भी मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई होगी सर। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए थे क्या प्रिपरेशन के टाइम पे? सर प्रीवियस ईयर मैंने पहले ही कर लिए थे सर, जब 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरा हम्म। पहला बार रिटर्न हुआ भी इसलिए क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर बढ़िया से करके गया था सर। क्योंकि सर साइंस में ऐसा था कि साइंस में 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए प्रीवियस ईयर के। उसके बाद सर रिपीटेशन होता है सर प्रीवियस ईयर में, तो आपको वो तो आप ओवरलुक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम्म। सर डायरेक्टली नहीं भी तो इनडायरेक्टली वो करते हैं, मतलब करेक्ट। रिपीटेशन अच्छा खासा होता है सर, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। क्योंकि एटलीस्ट हमारे 3-4 क्वेश्चन अगर हर सब्जेक्ट में भी पक्के हो जाएं तो वहां पे सर हम लोग को एडवांटेज मिलता ही है। करेक्ट, करेक्ट। और फिर आपका पेपर टू का स्ट्रेटेजी कैसे था, किस तरह से प्रिपरेशन किया था आपने? सर पेपर टू तो सर पूरा पूरी आप पे ही भरोसा था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मेरा काम कर गया था पेपर टू जो आपने कोर्स लिया था। तो उसमें आपने सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट सिखाया, फिर आपने धीरे धीरे जब आर्ग्यूमेंट थोड़ा ठीक हो गया तो ऐसे शायद आपने सर लास्ट में ऐसे आपने लास्ट में सिखाया था। तो हाँ, इसीलिए हाँ। सर आपने जिस प्रोसीड्योर में सिखाया मैंने बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करा था पेपर टू में। और पेपर टू में मैंने अपने से कोई दिमाग नहीं लगाया था सर, क्योंकि सर पेपर टू का ऐसा था कि आपने जितना बोला था उसको वर्क कर रहा था एक्चुअली, मैं करते जा हम्म। रहा था, टेस्ट दे रहा था, नंबर आ रहे थे, और मतलब कॉन्फिडेंस था कि पेपर टू में अब इससे अलग क्या ही पूछ लेंगे। क्या क्योंकि ही आप पूछे। अगर सर 200 मार्क्स का प्रेडिक्ट कर रहे हो और वो 180 का भी एग्जैक्टली आ जा रहा है तो अब इससे अधिक और कोई क्या ही कर सकता है नहीं सर। कर सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट। पेपर टू का फिर आपने प्रैक्टिस, एक्सपेक्टेड टॉपिक का राइटिंग प्रैक्टिस किया था? हाँ सर, पेपर टू मैंने क्या किया था कि आपका कोर्स मैंने पूरा लिया था, और उसके बाद सर मैं क्या करता था कि पीवाईक्यू उठाता था और खुद लिखता था मैं। जैसे हाँ। शुरू शुरू में तो दो दो लिखता था, जैसे शुरू शुरू में 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट इस टाइप से लिखता था, फिर धीरे धीरे मैंने बढ़ा दिया था फ्रीक्वेंसी। फिर आखिरी महीना में तो ऐसा था कि सर 30 दिन में 30 दिन मैंने पेपर टू का प्रैक्टिस करा एकदम टाइम बाउंड करके। गुड, गुड, गुड। और ये आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर इंटरव्यू भी आपने जैसा बोला था कि एक्सपेक्ट मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत जाना, वो जैसा जैसा मतलब गो विद द फ्लो होता है। तो आपको आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे दो, आपको नहीं आएगा तो आप सॉरी बोल दो, क्योंकि वहां सर बीटिंग अराउंड द बुश चलता नहीं है, वो चलता नहीं। नेगेटिव चला जाता है। तो सर मेरा भी वही अप्रोच था इंटरव्यू में कि मेरे को नहीं आएगा तो मैं सॉरी बोल लूंगा, और अगर आएगा तो सर मैं पूरा कॉन्फिडेंटली आंसर दूंगा। ग्रेट, ग्रेट। तो अभी ये तो हो गया प्रिपरेशन का बात। अभी थोड़ा सा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और उसके बारे में बात करते हैं कि आर्म फोर्सेस, तो ये आर्म फोर्सेस में जाना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? बहुत सारे करियर है, आप पहले आईपीएस भी दे रहे थे, मतलब आपका ओरिएंटेशन शायद यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ था, लेकिन ऐसा ही ओरिएंटेशन क्यों था? मतलब इसका कुछ कुछ एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे क्या? यस सर। सर एक्चुअली मेरी 11-12 में मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो सर रिटायर्ड आर्मी थे, रिटायर्ड कर्नल थे वो। तो हम्म। उनके बात करने के तरीके, उनका
चलने का ढंग, मतलब उनके सारे चीज में सर मैं फैन था उनका, कि मतलब कितने सही हैं। तो सर उस टाइम से था इंक्लिनेशन की जाना तो यूनिफॉर्म फोर्स में। बट सर उसमें उस टाइम में मैंने एनडीए दिया था सर, मतलब मेरे 12th के टाइम में। तो मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। तो सर उसके बाद से भी इच्छा था कि मतलब पुलिस या आर्मी सीडीएस वगैरह दे के जाने का, मतलब मैंने सोच रखा था कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे को जाना ही है ये यूनिफॉर्म में। या तो आईपीएस जाऊंगा या सीएपीएफ, मेरे को बीच में ही पता चला था 2019 में आई केम टू नो अबाउट द सीएपीएफ। और सर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का है वो सीडीएस के थ्रू। तो ये सर इंक्लिनेशन शुरू से था स्कूल टाइम से ही। बट सर ये मटेरियलाइज तब हुआ जब मेरे एलुमनाई ने गाइड कर दिया कि देखो आर्मी का अलग जुरिडिक्शन है और सीएपीएफ का अलग है और अब स्टेट पुलिस का अलग है। तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। उन्होंने बताया रोल भी सर सीएपीएफ का कि कितना इंपॉर्टेंट है नेशन बिल्डिंग में। क्योंकि सर सीआरपीएफ आप देखो प्रोटेक्ट, मतलब हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की रीड है। वो हर वो घुस घुस जो जो हमें गारंटी नहीं है कि वॉर मिलेगा ही मिलेगा सर। मतलब आर्मी में आप अगर चल जाओ, वो लकी हो तो आपको वॉर मिलेगा। अभी तक सर 4 वॉर्स हुए हैं। अब उसमें भी आप देखो 47, 62, उसके बाद फिर सर 65 और 71, अगर कारगिल को भी इंक्लूड कर दे तो 5। तो सर गारंटी नहीं कि आपको एडवेंचर यही हो। बट सर आप देखो कि सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जब से सीआईएसएफ सर उसके उसके रोल का सर जीरो एरर पॉलिसी जो वो फॉलो करते हैं, इसने काफी मोटिवेट करा। और सर मेरे को पांचों फोर्स मोटिवेट करते थे, जैसे बीएसएफ है। इन पांचों के रोल सर ऐसे हैं कि पुलिस वाला भी है और आर्मी वाला भी है। तो सर इसीलिए मेरे को सीएपीएफ काफी मोटिवेट किए सर, कि मतलब मेरे को जाना चाहिए। और सर डेपुटेशन वगैरह भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था कि आपको इंटेलिजेंस में अगर जाना है, आरएनए, डब्ल्यूआईबी, तो यहाँ से डेपुटेशन काफी अच्छे होते हैं। तो सर ये सारे इंटरेस्ट एक साथ इंक्लाइन हो गए सीएपीएफ, तो इसलिए सर मैं गया। और सर मेरा स्पोर्ट्स के तरफ भी काफी इंक्लिनेशन है शुरू से। तो फोर्सेस में सर स्पोर्ट्स इज अ वेरी एडवांटेजियस थिंग। तो सर इसीलिए भी मेरा सीएपीएफ प्रेफरेंस था। ओके। सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स गेट कंफ्यूज कि सीडीएस क्या रहता है, सीएपीएफ क्या रहता है, और ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मतलब एग्जैक्टली है क्या, एंड आर्मी नेवी एयरफोर्स के रोल में। तो आप थोड़ा सा आपको ये सुलझा के बता पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं और उनके रोल में क्या डिफरेंस है? यस सर। सर देखिए सर, सीडीएस जो होता है कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें सर हमारे 3 जो आर्म फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से मैंडेट जनरली रखते हैं, मतलब प्रीडोमिनेंटली। वैसे तो आर्मी का इंटरनल रोल भी है, और ऐसा नहीं है, सीएपीएफ का भी एक्सटर्नल रोल आया है वॉर में। बट सर मेनली सर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीएपीएफ और पुलिस, ये दोनों आपके मतलब ये रोल है। और सर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है, इनका एक्सटर्नल सिक्योरिटी मेन है। तो सर इनके लिए अलग एग्जाम होता है जो सीडीएस है, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। और सीएपीएफ में हमारे 5 फोर्सेस आते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और सर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो सर ये सारे मिला के हम सीएपीएफ में डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए ये एग्जाम होता है सीएपीएफ का। और ये सर सीपीओ करके भी एक होता है, वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए। और जीडी करके एक होता है, वो सर कॉन्स्टिबुलरी लेवल के लिए होता है। तो सर सीएपीएफ के ऐसे होते हैं रिक्रूटमेंट। और जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के, इसके 2 ही है, एक तो एनडीए होता है 12th के बाद, और सर सीडीएस होता है ग्रेजुएशन के बाद। तो सर ये सारे जो है ये। और सर स्टेट पुलिस में अगर आपको जाना है तो या तो आप स्टेट के एग्जाम दे के जा रहे हो, जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार। और नहीं तो सर आप यूपीएससी के थ्रू, जो सिविल सर्विसेज होता है, उसके थ्रू आईपीएस बन के जा सकते हो। तो सर यही है मतलब तीनों में डिफरेंस। मतलब एक आर्मी नेवी एयरफोर्स मेनली एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बॉर्डर गार्डिंग और इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम मतलब अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम यस करता है। और स्टेट गवर्नमेंट को जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए जब जरूरत पड़ता है, तब मेनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है। जब या फिर
अक्रॉस द स्टेट मल्टी स्टेट प्रॉब्लम रहता है, जैसे नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, यस। उसके साथ इंसर्जेंसी है, तो वो टाइम पे भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट पुलिस के साथ मेन रोल जो है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का होता है। तो यस जो सर। भी स्टूडेंट्स जो ये इस सेशन को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से संदीप सर ने एग्जामिनेशन क्रैक किया और उनका असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना अभी भी पूरा होने जा रहा है। ही इज़ वेरी सुन ही इज जॉइनिंग फॉर द ट्रेनिंग इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो सीआईएसएफ का एकेडमी जो है, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी निसा हैदराबाद, विच इज़ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इंडिया में, एक ही सेंटर है, एक ही एकेडमी है जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है सीआईएसएफ का। जो मेरा भी अल्मा मैटर है, वहाँ पे अभी वो ज्वाइन करने जा रहा है। ही इज गोइंग टू ज्वाइन वेरी सून। एंड आप भी अगर आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो या सीपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो या सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारा ब्राह्मोस नाम का सीडीएस के लिए बैच, सीडीएस 1, जो 21 अप्रैल को होने वाला है 2024 में, और सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होने वाला है 4 अगस्त 2024 में। तो आप इन दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन का, एफकेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीडीएस के लिए हमारा एक लेटेस्ट बैच शुरू होने जा रहा है, ब्राह्मोस सीडीएस। ये एक कंप्लीट बैच है, ये 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहते हो तो हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और करंटली हमारा अनबॉक्स नाम का एक ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के थ्रू 16 दिसंबर तक आपको 60% अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट्स अवेलेबल है। यू कैन यूज रेफरल कोड CAPFBABA बाबा टू गेट दैट डिस्काउंट। और जो CAPF का हमारा जो नया बैच आने वाला है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कंप्लीट बैच है, पेपर 1 पेपर 2 सारा ही चीज़ें जिसमें कवर कर दिया जाएगा। जिसमें पेपर 2 में खुद पढ़ा रहा हूँ और पेपर 1 का जनरल साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सीडीएस में भी जनरल साइंस में पढ़ा रहा हूँ, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसका बैच 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप चाहिए तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, आपको लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो संदीप जी, आपको यहाँ पे आ जाके कैसे लगा, और अभी आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो, तो कैन यू शेयर सम फ्यू लास्ट वर्ड्स विद आवर ऑडियंस? सर जब भी सर आपसे इंटरेक्शन होता है तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि सर यू हैव गाइडेड मी थ्रू द जर्नी, और जब भी सर मेरे को डाउट हुआ तो आपने डाउट क्लैरिफाई करा। पहले एज ए टीचर, फिर एज ए मेंटर, और सर पूरा जर्नी में आप थे ही साथ, चाहे 2020 हो चाहे 21। तो सर थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर। और सर जो भी नए एस्पिरेंट है, मैं बस यही कहूँगा कि आपका सर वो फेथ जो है, वो पहला तो फेथ होना चाहिए खुद पे कि आई कैन डू इट, और सेकंड चीज सर कंसिस्टेंसी। अगर ये दो चीज हैं तो सर 99% बैटल इज वॉन, बाकी 1% तो लक पे भी रहता है सर। तो इसीलिए रेस्ट सर, बाकी आप जैसा बोलते हैं, आप गलत गाइड तो करते नहीं हो सर, तो बस उन्हें सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, मेरे को यही लगता है सर। थैंक यू। और आप अभी जो ट्रेनिंग एकेडमी जा रहे हो, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि लाइफ कैसे बदलेगा, क्या हो जाएगा ऐसा आपको लग रहा है? तो इसके पहले तो आपका मिलिट्री का डायरेक्टली कुछ बैकग्राउंड रहा नहीं है, सो पहली बार एकदम ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता है, जोश रहता है, तो हाउ डू यू फील राइट नाउ जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द एकेडमी? सर एक्साइटमेंट तो आप एकदम करेक्टली बोल रहे हैं कि बहुत अधिक है एक्साइटमेंट, क्योंकि सर थोड़ा लेट हो गया है, मतलब जून में रिजल्ट आया है और अभी दिसंबर आसपास हो गया, तो अभी मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गया है सर। और दूसरा चीज़ है कि सर वही है कि वहाँ भी सर ट्राई करेंगे कि बेस्ट हो, जो भी सीखने को मिले, जो इंस्ट्रक्टर सिखाना चाहते हैं उसे सर बेस्टली मतलब जितना हद तक हो सके ग्रास्प कर पाएँ, ताकि सर हम लोग और बेटर फील्ड पे परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि सर एट द एंड सर इंडिया मैटर्स, बाकी तो हम लोग सब सर, आप भी सर्विस में थे, आपको भी पता है सर। तो सबका मोटिवेशन एक ही होता है सर कि अपना भारत महान है और महान ही रहे सर, तो वहाँ नहीं दैट रहना। इज द थिंग सर। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो, उसमें भी आपने टाइम निकाल के हमारे ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन किया, उनको गाइड किया, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल। हमें पता है कि जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा आप फिर बाकी लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसे लाइव इंटरेक्शन कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑन द बिहाफ ऑफ अन अकेडमी एंड ऑल
all the students of the Unacademy and all the aspirants कि आपने टाइम निकाला. Thank you very much. And as a former member of Central Industrial Security Force, I welcome you to the service. And I'm sure you will make us proud one day. We are very proud of you. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर, जय हिंद सर. Jai Hind. Thank you.